अगर कोई ये कहे कि जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी कुछ पाना नहीं है, बल्कि कुछ नहीं हो जाना है, हम्म, तो शायद पहली बार में ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लगेगी। बहुत अजीब लगेगी, बिल्कुल। हाँ, तो आज की इस गहराई से चर्चा में हम ठीक इसी अजीब लेकिन बहुत ही शांत और गहरे विचार पर आराम से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है वो ओशो की एक बेहद रहस्यमयी किताब है, हिन शिन मिंग, द बुक ऑफ नथिंग। ये जो किताब है ये ज़ेन के तीसरे गुरु सोसान उनके सूत्रों पर आधारित है। और हमारी इस पूरी चर्चा का जो एक मिशन है वो बस इतना है कि हम इस बात को गहराई से समझें कि जो परम शांति है उसे पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस हमें चीज़ों को चुनना छोड़ना होगा। सही बात है। और देखिए, ये विचार आज की दुनिया में एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरह लगता है। मतलब एक उल्टी बात। हाँ, बिल्कुल उल्टी बात। क्योंकि आज जहां हर इंसान बस कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में भाग रहा है, कोई बहुत सफल होना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, हर तरफ बस कुछ ना कुछ हासिल कर लेने का एक भारी शोर मचा हुआ है। सही कहा। तो ऐसे समय में हमारी ये जो चर्चा है ये कुछ नहीं होने के साहस पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि नथिंग या शून्य हो जाना ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। जो लोग अपने मन की इस अनथीन दौड़ से और रोजमर्रा की उलझनों से पूरी तरह थक चुके हैं जी, उनके लिए यह विचार एक बहुत ही गहरी शांति लेकर आता है। मतलब ये उसी परम विश्राम की ओर ले जाता है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तो चलिए स्रोत सामग्री की पहली ही पंक्ति से इस विचार को धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। सोसान का जो पहला सूत्र है वो बहुत ही सीधा है। वो कहते हैं कि परम सत्य, जिसे द ग्रेट वे कहा गया है, वो कठिन नहीं है। ये मार्ग केवल उनके लिए खुला है जो कोई चुनाव नहीं करते, जो कोई प्रेफरेंसेस या पक्षपात नहीं रखते। जी। सूत्र साफ कहता है कि जैसे इंसान का मन ये तय करता है कि ये चीज अच्छी है और वो चीज बुरी है, वो उसी पल उस परम सत्य से बहुत दूर हो जाता है। अगर हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये बात हमारे मन की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत आदत पर चोट करती है। कैसी आदत? देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा चीजों को अलग अलग खानों में बांटने का काम करता है। इंसान हमेशा ये तय करने में लगा रहता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। जो चीज पसंद आ जाती है उसे हम कसकर पकड़ लेना चाहते हैं कि वो हमेशा बनी रहे। बिल्कुल। और जो चीज नापसंद होती है उससे हम दूर भागना चाहते हैं, उसे अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहते हैं। हाँ, ये तो हम सभी करते हैं। तो मन की यही जो लगातार चलने वाली खींचतान है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा तनाव है। जब सोसान कहते हैं कि चुनाव मत करो, तो वे असल में कह रहे हैं कि इस अंदरूनी खींचतान को हमेशा के लिए रोक दो। सुनने में तो ये बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें जी, विशेषकर 2026 के इस दौर की, जहां कदम कदम पर चुनाव करना ही पड़ता है, वहां ये कैसे संभव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर सेकंड हजारों विकल्प सामने होते हैं। जी, मतलब क्या पहनना है, क्या खाना है, स्क्रीन पर क्या देखना है। बिल्कुल। मन तो हमेशा पसंद और नापसंद की जाल में ही उलझा रहता है। ऐसे में चुनाव करना कैसे छोड़ा जा सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी अब इस प्राचीन बात की गहराई को मान रहा है। अच्छा, विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? कुछ समय पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2014 की एक रिसर्च सामने आई थी। जी? वहां शोधकर्ताओं ने बताया कि एक इंसान एक दिन में औसतन 35,000 निर्णय लेता है। 35,000 निर्णय एक दिन में? हाँ, एक दिन में। ये कोई छोटी बात नहीं है। सुबह अलार्म को स्नूज करने से लेकर रात को कौन सी वेब सीरीज देखनी है, दिमाग लगातार चुनाव कर रहा है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए दिमाग को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये तो बहुत थकाने वाला काम है। बिल्कुल। अत्यधिक चुनाव करने की ये जो मजबूरी है, ये हमारे मस्तिष्क के एक खास हिस्से को, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, पूरी तरह से थका देती है। अच्छा। विज्ञान की भाषा में इसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहा जाता है। और जब दिमाग इस हद तक थक जाता है तो स्वाभाविक रूप से इंसान के भीतर चिंता और घबराहट यानी एंजाइटी बढ़ने लगती है। मतलब
हम जितना अधिक चीज़ों को चुनने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा हम विकल्पों के जाल में उलझते हैं, हमारा मन उतना ही अधिक अशांत और बेचैन होता चला जाता है। एकदम सही। स्रोत सामग्री में ओशो ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है, चुनाव रहित जागरूकता या चॉइसलेस अवेयरनेस। जी। इसका मतलब है कि बस चुपचाप देखना, बिना ये तय किए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऐसा लगता है कि यही स्थिति आज की इस भारी मानसिक थकान का सबसे सटीक वैज्ञानिक समाधान है। बिल्कुल सही कहा। जब हम हर चीज पर अपनी राय नहीं थोपते तो हम दिमाग को वो आराम देते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि इंसान काम करना बंद कर दे या जरूरी फैसले लेना छोड़ दे। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब बस इतना है कि जो हो रहा है उसे एक गवाह की तरह देखा जाए, उसमें अपनी पसंद या नापसंद का रंग न मिलाया जाए। लेकिन देखिए, चुनाव न करने की बात कहना आसान है, पर इसे असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो चीजों को हमेशा बांट कर देखता है। स्रोत सामग्री में ओशो ने इसे द्वैत का रोग, डिजीज ऑफ ड्यूलिज्म कहा है। द्वैत करो। वे समझाते हैं कि हमारी पूरी जीवन व्यवस्था, हमारा पूरा का पूरा मन इसी दोहरेपन पर टिका हुआ है। जी। दिमाग हमेशा चीजों को दो विपरीत सिरों में देखता है, जैसे सुख और दुख, प्रेम और घृणा, जीत और हार। बिल्कुल। इंसान हमेशा एक हिस्से को चाहता है, जैसे वो सुख को चाहता है, और दूसरे हिस्से से यानी दुख से लगातार लड़ता रहता है। ये इंसान की फितरत है कि वो हमेशा सुख को मुट्ठी में बंद करना चाहता है और दुख को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है? शायद नहीं। ज़ेन दर्शन हमें यही सिखाता है कि ये दोनों, सुख दुख, अच्छा बुरा, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। क्या फूलों के बिना कांटों का कोई वजूद हो सकता है? नहीं। या क्या रोशनी के बिना अंधेरे की कल्पना भी की जा सकती है? दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी एक को रखकर दूसरे को फेंका नहीं जा सकता। ये तो प्रकृति का नियम ही लगता है। मतलब अगर बारिश हो रही है तो वो बस पानी गिर रहा है। जी। एक किसान जिसे अपनी फसल के लिए पानी चाहिए, वो कहेगा कि ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन एक इंसान जिसे कहीं पिकनिक पर जाना है, वो कहेगा कि ये बहुत बुरी बात है। बारिश अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी, वो बस बारिश है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। और जब इस बात को गहराई से समझ लिया जाता है कि चीजें बस वैसी ही हैं जैसी वे हैं, तब इंसान द्वैत या अच्छे बुरे के इस जाल के पार चला जाता है। इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित कर रहा है। न्यूरोसाइंस कैसे? साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक बहुत ही रोचक रिसर्च हुई थी। ये रिसर्च नॉन ड्यूअल मेडिटेशन यानी अद्वैत ध्यान पर थी। जी। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब ध्यान करने वाले लोग किसी भी स्थिति पर से अच्छे या बुरे का ठप्पा हटा देते हैं, बस चीजों को बिना कोई लेबल लगाए देखते हैं, तो उनके मस्तिष्क का एक विशेष हिस्सा एकदम शांत हो जाता है। अच्छा। इस हिस्से को विज्ञान में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। मस्तिष्क का ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वही हिस्सा है ना जो हमेशा हमारे भीतर एक शोर मचाए रहता है? हाँ, बिल्कुल वही। जो हमेशा पिछली बातों को याद करता है, पछतावा करता है या फिर भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। जी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब इंसान स्थितियों को सही या गलत कहना बंद कर देता है तो दिमाग कुदरती तौर पर एक गहरी शांति में उतर जाता है। एकदम सही। इसी अवस्था से भीतर एक अद्भुत स्थिरता आती है, अंग्रेजी में जिसे इक्विनिमिटी कहते हैं। स्थिरता। कोई भी बाहरी घटना फिर इंसान को आसानी से हिला नहीं पाती, क्योंकि जब कुछ बुरा है ही नहीं, बस एक अनुभव है, तो फिर डर कैसा? सही बात है। यही वो अवस्था है जिसे सोशान ने अपना परम मार्ग कहा है। स्थितियों से लड़ना बंद करते ही दिमाग कुदरती तौर पर शांत हो जाता है। बहुत ही गहरी बात है ये। और इस परम मार्ग पर चलने के लिए या इस गहरी शांति को पाने के लिए जो अगला कदम बताया गया है वो भी बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? स्रोत सामग्री में इसे हृदय में विश्वास, ट्रस्ट इन द हार्ट कहा गया है। असल में इस पूरी किताब का जो नाम है हिन हिन मिंग, उसका शाब्दिक अर्थ ही यही है, हृदय मन में विश्वास। जी। ओशो यहाँ बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं कि इंसान का जो तर्क है, उसकी जो लॉजिक वाली बुद्धि है, उसका स्वभाव है संदेह करना। बिल्कुल। तर्क हमेशा सवाल उठाता है, हर चीज पर शक करता है, लेकिन इसके विपरीत हृदय का स्वभाव है भरोसा करना। अगर हम आज
2026 के इस दौर को देखें हाँ। तो हम पाते हैं कि इंसान हर चीज को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। हाँ, ये तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर कोई चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, उसकी प्लानिंग के अनुसार हो। तर्क हमें यही सिखाता है कि अगर कंट्रोल छूट गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ओशो का दर्शन सिखाता है कि ये नियंत्रण छोड़ देना, इस कंट्रोल को जाने देना, यानी लेटिंग गो। लेटिंग गो, हाँ, लेटिंग गो, यही इंसान की असली ताकत है। जब अस्तित्व पर, उस विशाल ब्रह्मांड पर भरोसा करना शुरू किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी प्रकृति इंसान का साथ दे रही हो। लेकिन ये समर्पण या भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? खासकर तब जब हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा अपने हाथ में रखो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा खतरे को भांपने के लिए तैयार रहता है। अच्छा। उसे लगता है कि अगर कंट्रोल छोड़ा तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, इसके पीछे बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक शोध मौजूद है। कोई रिसर्च है इस पे भी? जी हाँ, 2021 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक अध्ययन किया था जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। उन्होंने उन लोगों पर शोध किया जिनके भीतर समर्पण या भरोसे का भाव बहुत गहरा था, और परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले थे। क्या परिणाम निकले? जो लोग ब्रह्मांड या किसी उच्च शक्ति पर भरोसा रखते थे, उनमें तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर हर चीज को नियंत्रण में रखने की चाहत रखने वाले लोगों की तुलना में 40% कम पाया गया। 40% कम? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। 40% कम तनाव, यानी वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भरोसा करना हमारे नर्वस सिस्टम को एक सेफ्टी मोड या सुरक्षित अवस्था में डाल देता है। बिल्कुल, शरीर और दिमाग को लगता है कि अब सब ठीक है, अब हर वक्त लड़ने या भागने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व के साथ बस चुपचाप बहने का ये जो दर्शन है, ये आज के इस एंग्जाइटी और तनाव से भरे समाज के लिए किसी ठंडे मरहम की तरह है। सही मायने में यहाँ एक मरहम ही है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसे सब कुछ अपने दम पर कंट्रोल नहीं करना है, तो एक बहुत बड़ा बोझ कंधों से उतर जाता है। हृदय में विश्वास का मतलब यही है कि जो हो रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है और हमें बस उसके साथ बहना है। लेकिन इस बहने की प्रक्रिया में एक और बहुत बड़ी रुकावट है। कौन सी रुकावट? इंसान का पहले से ही भरा हुआ होना। स्रोत सामग्री का अगला विचार इसी पर केंद्रित है कि कुछ नहीं होना ही असल में सब कुछ होना है। जी। ओशो यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। आमतौर पर जब हम शून्य या कुछ नहीं शब्द सुनते हैं तो लगता है कि ये कोई कमी है, कोई अभाव है। हाँ, खालीपन को अक्सर नकारात्मक ही माना जाता है। बिल्कुल, जैसे खालीपन का मतलब उदासी या हार हो। लेकिन ओशो कहते हैं कि शून्य का मतलब अभाव नहीं बल्कि पूर्णता है। इसे समझने के लिए ज़ेन दर्शन का एक बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना उदाहरण दिया जाता है। वो चाय की प्याली वाला? हाँ, वही। मान लीजिए एक प्याली पहले से ही चाय से पूरी तरह लबालब भरी हुई है। तो क्या उसमें और चाय डाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं, वो तो बाहर गिर जाएगी। बिल्कुल। नया कुछ भी ग्रहण करने के लिए उस प्याली को पहले खाली होना पड़ता है। इसी तरह इंसान का मन भी काम करता है। जी। जब तक अहंकार मौजूद है, जब तक मन सफलताओं, डिग्रियों और ज्ञान के घमंड से भरा हुआ है, तब तक भीतर कुछ भी नया प्रवेश नहीं कर पाता। आज के समाज की शायद सबसे बड़ी विडंबना यही है। हाँ, लोग अपने विचारों, अपनी उपलब्धियों और अपनी पहचान से इतने अधिक भरे हुए हैं कि उनके भीतर उस परम सत्य या शांति के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। सही कहा। नया कुछ सीखने के लिए अहंकार को पूरी तरह से खाली करना पड़ता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक खालीपन है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या इसे किसी और नजरिए से भी देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। इस आध्यात्मिक खालीपन को अगर हम विज्ञान के चश्मे से देखें, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से, तो ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स यहाँ कैसे जुड़ता है? देखिए, आधुनिक भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसे जीरो पॉइंट फील्ड कहा जाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वैक्यूम या पूरी तरह से खाली जगह का मतलब है जहां कुछ भी नहीं है, जहां कोई ऊर्जा नहीं है। हाँ, वैक्यूम का मतलब तो खाली ही होता है। लेकिन क्वांटम वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये खालीपन असल में ऊर्जा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्रोत है। उसी खालीपन से, उसी शून्य से सारी चीजें पैदा होती हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब जो जगह हमें खाली लग रही है वो असल में असीम संभावनाओं से भरी हुई है। एकदम सही।
और यही बात अध्यात्म भी सदियों से कह रहा है। आध्यात्मिक रूप से शून्य होने का, कुछ नहीं होने का अर्थ है अपने आप को उन असीम संभावनाओं के साथ जोड़ लेना। जी। जब इंसान कुछ नहीं होता, कोई खास पहचान लेकर नहीं चलता, तभी वो सब कुछ हो सकता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समझाया। ओशो की ये द बुक ऑफ नथिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये उसी असीम ऊर्जा के स्रोत तक पहुंचने का एक बहुत ही सटीक नक्शा है। बिल्कुल, खाली होना कोई सजा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उपहार है। स्रोत सामग्री का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे आज के समय से जुड़ा है। इसे हम कह सकते हैं 2026 शोर के बीच सन्नाटा। ओशो ने बहुत पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी का विकास होगा, मनुष्य अंदर से और भी ज्यादा कंप्यूटरीकृत या मशीनी होता चला जाएगा। और आज 2026 में ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। हाँ, आज इंसान खुद तय नहीं कर रहा है कि उसे क्या पसंद है। जी। एआई और जटिल एल्गोरिथम ये तय कर रहे हैं कि इंसान को क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या पसंद करना चाहिए। हमारी पसंद भी अब हमारी अपनी नहीं रही। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इंसान अपनी खुद की आवाज खोता जा रहा है। बिल्कुल। वो बस एक मशीन की तरह प्रतिक्रिया दे रहा है। एल्गोरिदम हमें वही चीजें दिखाते हैं जो हम पहले से पसंद करते हैं, और इस तरह हम अपनी ही पसंद के एक छोटे से बुलबुले में कैद हो जाते हैं। सही कहा। ऐसे शोर शराबे वाले समय में हिन हिन मिंग की ये शिक्षा अपनी असली मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी को वापस पाने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। जी। ओशो का संदेश बहुत सीधा है। मौन में बैठो, न कुछ कसकर पकड़ने की कोशिश करो और न ही कुछ जबरदस्ती छोड़ने की। बस जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही देखो, कोई राय मत बनाओ। बिल्कुल, यही इस पूरी किताब और स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी सीख मालूम पड़ती है। यह हमें समझाती है कि ये दुनिया खराब नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां गलत हैं, लोग गलत हैं, लेकिन असल दुख इस बात का है कि इंसान हर एक चीज को अपनी पसंद के छोटे से सांचे में ढालने की कोशिश करता है। हम चाहते हैं कि हर चीज बस हमारे मन मुताबिक हो। हाँ, और इसी चाहत से सारी शिकायतें पैदा होती हैं। जी। मन हमेशा कहता रहता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था या उसे वैसा होना चाहिए था। ओशो कहते हैं कि जिस पल ये मांग करना, ये शिकायत करना छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी पल सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी अवस्था है जहां समझ आता है कि शून्य होना, कुछ भी ना मांगना, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये किताब और ये दर्शन किन लोगों के लिए है? ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो दिन रात मानसिक उलझनों में फंसे रहते हैं, जिन्हें हर छोटे बड़े निर्णय को लेने में बहुत अधिक तनाव महसूस होता है, या फिर वे लोग जो ये गहराई से जानना चाहते हैं कि ज़ेन दर्शन की असली गहराई क्या है। जी। यह किताब पढ़ने वाले को किसी नई मंजिल पर पहुंचने का रास्ता नहीं बताती, बल्कि यह तो बस ये एहसास कराती है कि इंसान इस वक्त जहां भी है, सब कुछ वहीं पर मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। विचारों के इस घने चक्रव्यूह से आजाद होने के लिए बस अपनी पसंद और नापसंद को छोड़ने का साहस जुटाना होगा। बहुत ही सही तरीके से आपने इसे समेटा। और इस पूरी शांत और गहरी चर्चा के बाद स्रोत सामग्री पर ही आधारित एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न मन में उठता है। वो क्या है? हमने विज्ञान के नजरिए से देखा कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जिसे हमने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा, जी, वो प्राकृतिक रूप से इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ही बना है। उसका काम ही है हर चीज को अच्छा या बुरा आंकना, ताकि हम खतरों से बच सकें। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से इस चुनाव को, इन प्रेफरेंसेस को छोड़ देता है, तो उसकी उस पहचान का क्या होता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो इंसान जिसके बारे में वो सोचता है कि मैं ये हूं, क्या वो मैं बस उसी 0 पॉइंट फील्ड की असीम ऊर्जा में विलीन हो जाता है? क्या चुनाव छोड़ते हमारा अहंकार सच में शून्य में खो जाता है? वाकई ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर एक लंबे समय तक शांति से सोचा जा सकता है। ये रोजमर्रा के विचारों की दुनिया के पार जाने की बात है। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं एक शांतिपूर्ण ठहराव देते हैं। जी। पॉकेट बुक जोन की ओर से शून्य के इस अत्यंत गहरे और मधुर संगीत को सुनने वालों तक पहुंचाने की ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही कामना है कि लोग हमेशा हर परिस्थिति में तनाव मुक्त रहें और उनके भीतर एक गहरी शांति सदा बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।